कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, जम्मू की डीसी ओनी लवासा जी, चेयरमैन डीटीसी श्रीमती किरण पवार जी, मेंबर डीटीसी अखनूर श्रीमती शारदा भाऊ जी, यहाँ के सरपंच श्री कश्मीर सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी, सभागार में उपस्थित इस पंचायत के सभी बहनों भाइयों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, 2020 में जब बैक टू विलेज कार्यक्रम हुआ था तो मैं एक पंचायत में गया था खोर, और वहाँ पल्लन वाला एक गांव है, वहाँ भी अलग अलग स्टॉल्स लगे थे। वहाँ के नागरिक, पंच और सरपंच साहिबान लोग भी मौजूद थे। लोगों से बातचीत में कर रहा था तो सरपंच साहब से कैसे ही मेरे मन में आया, एक सवाल पूछ लिया। उनसे मैंने पूछा कि आपके गांव में कितनी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जाती। थोड़ा अचरज में थे लोग, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन ये जरूर याद है कि एक साहब ने बहुत आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा कि हेडमास्टर साहब को पता होगा। अब हम जिस गांव के रहने वाले हैं, हमसे ज़्यादा लगाव हेडमास्टर साहब का है उस गांव के बच्चों से या बच्चियों से। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम वहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किस कारण से हमारे ही पड़ोस का एक बच्चा स्कूल से बाहर निकल गया? और मुझे लगता है कि मेरे पूर्व अनेक लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं मानता हूं कि इससे महत्वपूर्ण काम किसी पंचायत में कुछ भी नहीं है। अगर हम केवल एक लक्ष्य प्राप्त कर लें कि शिक्षा की जो भी सुविधा हमारी पंचायत में है, हाई स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, हर बच्ची जरूर जाए स्कूल, जरूर पढ़े, हर बच्चा जरूर जाए। और मुझे लगता है कि ये केवल हेडमास्टर साहब और पेरेंट तक नहीं, मास्टर साहब पर नहीं, बल्कि उस गांव के हर एक नागरिक को ये अगर मालूम रहे, ये हम सबका सामूहिक प्रयास ही सबको शिक्षा दिला सकता है। ये अगर सामूहिक कोशिश हम करेंगे तो बात हम बहुत करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था केवल ये नहीं है कि भारत सरकार मनरेगा में पैसा भेज दे, यूटी सरकार कुछ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में पैसा दे पंचायतों को। मुझे लगता है कि ये भी पंचायती राज का हिस्सा है। और जो ग्राम स्वराज का सपना हमारे महान नेताओं ने देखा था, खास तौर से बापू ने देखा था, मुझे लगता है कि ये प्राथमिक कदम है। तो मेरा विनम्रतापूर्वक आप सबसे निवेदन है, जरा इसमें भी आप थोड़ा अपनी रुचि बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि प्रशासन सिर्फ हेडमास्टर नहीं है स्कूल का, प्रशासन के अंग आप भी हैं। और हर एक नागरिक जब ये समझेगा कि नहीं, ये स्कूल हमारे पैसे से बना है, यहाँ के अध्यापक को जो सैलरी दी जा रही है वो भारत के नागरिकों ने जो टैक्स दिया है उसमें से दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हम जरूर कोशिश करेंगे। अब ये काम अगर हम कर सके अपने पंचायत में, सभी पंचायतों में अगर ये काम हो सके, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी उपलब्धि होगी
कि कोई सड़क बना दीजिए, कोई पुल बना दीजिए, वो उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं दे सकता जितनी बड़ी उपलब्धि केवल हमारे प्रयास से गांव की हर बच्ची और हर बच्चा शिक्षित हो जाए, ठीक से पढ़े, ये प्राप्त कर सकता है। तो ये छोटी बातें हैं, मेरा निवेदन होगा कि इस पर ज़रा ध्यान देंगे। ये अभियान जानबूझ करके सामान्य रूप से 2 बैक टू विलेज मैंने देखे हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम वो मांग पत्र देने का एक अभियान हो गया था। पिछली बार भी मैं गया था, उसके पहले भी अनेक पंचायतों में गया था। मेरे गांव में पीने का पानी नहीं है, मेरे गांव में पीएचसी नहीं है, मेरे गांव में स्कूल है उसको अपग्रेड कर दिए, कॉलेज खोल दिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज चाहिए। ये एक मांग पत्र देना ये रवायत बन गई थी। मुझे लगता है कि इस बार का जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से 3-4 बातों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ये जो संवाद का कार्यक्रम है ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे कुछ बड़े महत्वपूर्ण सुझाव बीडीसी चेयरमैन साहिबा ने, डीडीसी चेयरमैन साहिबा ने, सरपंच साहब ने या डीडीसी के चेयरमैन साहब ने दिया। अब जिला प्रशासन का काम मैं समझता हूँ यहीं शुरू होता है। इसमें से कौन महत्वपूर्ण सबसे सुझाव है जिसे इस बार यूटी कैपेक्स के बजट में हमें सम्मिलित करना है, और इसीलिए बजट की प्रक्रिया को भी रोक करके रखा गया है। ये सारी जानकारियां जब आ जाएंगी, जरूरी नहीं कि हर पंचायत का काम उसमें लिया जाए। हमारी अपनी मर्यादाएं हैं संसाधन की, बजट की, लेकिन उस बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता जनता की आकांक्षा और अपेक्षा के अनुरूप काम लिए जाएं, ये जरूर किया जा सकता है। और इसलिए इस बार पहले से ही तय किया गया है। और मुझे लगता है कि अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायत की आवाम और प्रशासन अगर मिलजुल करके काम करते हैं तो ये जो शक्ति है ये विकास का इंजन बन सकता है। सर्विस डिलीवरीज को सुनिश्चित किया जा सकता है, उनको सैचुरेट किया जा सकता है। गांव के सामर्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना। एक धारणा सामान्यतः है कि साहब पैसा नहीं है, काम कैसे होगा, संसाधन नहीं है, विकास कैसे किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी बताने की ज़रूरत है कि पिछले 3 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है आपके संसाधनों में। ये ठीक है, मैं जानता हूँ इस बात को कि जितना मिलता है वो कम होता है। जो मिल जाता है उसका धन्यवाद फॉर्मेलिटी के तौर पर दिया जाता है। अगली मांग असली हो जाती है कि साहब ये मिला, आपने अच्छा किया। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, जो हुआ वो तो हमारा हक था। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, आप स्वयं आत्मावलोकन करिए, स्वतः एनालिसिस करिए कि पिछले 3 वर्षों में पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स या यूटी कैपेक्स के माध्यम से पंचायतों को कितना धन मिला है। मैं देख रहा था कौन कौन से काम लिए गए हैं पंचायत के द्वारा, बाकी योजनाओं के द्वारा। एक आदत हमें डालनी पड़ेगी कि काम कब स्वीकृत हुआ, काम कब शुरू हुआ और काम कब खत्म होगा। ये आदत सामान्य रूप से थोड़ी कठिनाई वाला काम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये आदत हम डालेंगे तो जो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हमारी पूरी नहीं होती हैं, कास्ट ओवररन, टाइम ओवररन, जिसके लिए वो प्रोजेक्ट बनाई जाती है, और सरकारी अधिकारियों से भी मैं निवेदन करूंगा, ये हमारा कर्तव्य है। किसी काम में कोई दिक्कत है, समझ में आ सकता है कि कोई एक काम 2 महीने विलंब से पूरा हुआ, लेकिन 2014 का शुरू हुआ काम 2022 तक पूरा न हो, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सिस्टम उत्तरदायी नहीं है। और इसलिए ये आदत पंचायतों में भी डालनी चाहिए, ब्लॉक में भी डालनी चाहिए, डीडीसी के कामों में भी डालनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के कामों में भी डालना चाहिए।
मुझे लगता है कि आदत अगर बनेगी तो जो अभी हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा गति से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये सुनिश्चित करना, जो धन आ रहा है मैं अगर बताऊंगा तो शायद यहाँ कई लोगों की आँख उलट जाएगी कि इस पंचायत में कितने धन आए। मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। उसका सही से सदुपयोग हो, किससे गांव का कायाकल्प हो सकता, स्वच्छ गांव बन सकता है। कोई आवे तो देख के कहे कि हाँ साहब इस पंचायत में हम आए थे। मैं अनेक बॉर्डर के गांव में गया हूं। जमीनी स्थिति का अंदाज मुझे निजी तौर पर अपनी आंखों से हमने देखा है, और मैं मानता हूं कि ये जो हमारे सीमावर्ती गांव, मैं इन्हें सामरिक संपदा मानता हूं, जम्मू कश्मीर की भी और हिंदुस्तान की भी। और इन क्षेत्रों में विकास निश्चित हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं कहूँ कि संकल्प है, और जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस बात से इत्तेफाक रखता है। ये मेरा सौभाग्य है कि गरखाल आने का मुझे अवसर मिला। मैंने देखी है आपकी लिस्ट, 10 काम ऐसे हैं जो इस वर्ष PRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे हैं, 5 मनरेगा के अंतर्गत हो रहे हैं, 1 BDC, 1 समृद्ध सीमा योजना का प्रोजेक्ट है, 14th फाइनेंस के अंतर्गत 23 प्रोजेक्ट। पिछले साल 9 काम पूरे किए गए PRIs के द्वारा। इसमें प्ले फील्ड था, स्पोर्ट्स किट था, पंचायत के लिए कुछ हैंडपम्प भी मरम्मत किए गए, लगाए गए। अब मैं देख रहा था तो 2 बार प्ले फील्ड का काम हुआ है। आंख हमारी ऐसी है कि वहीं पहुंच जाती है जहां कुछ इधर उधर दिखता है। अगर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिक्कतें हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इतना पैसा आ रहा है कि अगर उसका सही सदुपयोग कर दिया जाए तो सामान्य तौर पर पंचायतों में दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, नहर बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। सही है कि स्कूल अपग्रेडेशन या कॉलेज खोलने के लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है अब समृद्ध सीमा योजना में एक काम शुरू हुआ है 8.83, मैंने मोटे तौर पर 9 लाख की लागत से। अब सीमावर्ती गांवों के जीवन, सामान्य नागरिक के जीवन में सुधार, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और उन्हें आर्थिक विकास से जोड़ना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और सीमावर्ती गांवों में स्थायित्व आवे, समृद्धि आवे, ये हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों से भी, यहाँ के नागरिकों से भी और प्रशासन के अपने साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सामरिक संपदा खुशहाल रहे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम हो। अब इसमें हम आपसी भागीदारी जितनी बढ़ाएंगे, खास तौर से मैं गरखाल पंचायत की बात कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लगभग 25,000 से ज़्यादा अधिकारी और 4,500 गजटेड अफसर नित्य ये काम कर रहे हैं, और कुछ डिलीवरेबल्स हम सब ने तय किए हैं जिनका पूरी तरह से सैचुरेशन हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि आम नागरिकों की ताकत, भाईचारे और विकास के लक्ष्यों को साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जनभागीदारी की सबसे बड़ी जो ताकत है, जनता भी बराबर रूप से जिम्मेदार होती है, बराबर की भागीदार होती है। और आपसे भी निवेदन है कि सही फीडबैक विजिटिंग ऑफिसर को दीजिए। कभी कभी हम सही फीडबैक नहीं देते हैं, उसका दुष्परिणाम, और आपस में बैठ करके हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें। मुख्य रूप से जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, अब गोल्डन हेल्थ कार्ड की सुविधा
यूटी लेवल पर मैं कहूँ तो 80% से ज़्यादा लोगों को दिया जा चुका है। हर व्यक्ति को मिल जाए, ताकि कोई बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा उसे मिल सके। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी, सरपंच साहब आप भी, और पूरे गांव के लोगों से, मैं पंचायत के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस काम को निश्चित रूप से हम पूरा करें। लैंड पासबुक सबको मिल जाए, ये सबसे बड़े विवाद का कारण यही था। तमाम झगड़े और मुकदमे से हम बाहर निकल सकते हैं। म्यूटेशंस, रेवेन्यू के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर सबसे ज़्यादा जोर है। कम से कम 15 नौजवान को हर पंचायत से चिन्हित करना। वैसे नौजवान को चिन्हित कर दिया जिसकी रुचि ही नहीं, उसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो वो पूरी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। और ये बात समझने की है कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। जम्मू कश्मीर की आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख आबादी पर 5 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जो रिक्त पद हैं, पिछले 3 वर्षों में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। अभी 30 तारीख को भी 3,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में 700 नियुक्ति पत्र और दिए जाएंगे। नवंबर में परीक्षा हम शुरू करा रहे हैं। एसआई की भर्ती पर सवाल उठा था, उसे कैंसिल कर दिया गया और जांच भी अपने अंतिम चरण में है। जल्द से जल्द वो परीक्षा हो जाए जो कैंसिल हुई थी, उसकी भी कोशिश की जा रही है। सरकार में जो रिक्तियां हैं उन्हें चिन्हित करके उनके पदों के सापेक्ष में भर्ती जल्दी से जल्दी हो, ये भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। लेकिन ये सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती और इसलिए स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद भी अपना और अपने परिवार का पेट पाले, साथ में 2 लोगों को और रोजगार दे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा तरीका हो सकता है और ये कोशिश हमें करनी चाहिए। प्रशासन का ये दायित्व है कि ऐसे लोगों को पूरा मार्गदर्शन देना, गाइड करना, उसकी हैंड होल्डिंग करना और ऐसे ही एक 20 नौजवानों की अप स्केलिंग करना, माने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना और वो ट्रेनिंग ऐसी जो जिसकी मांग हो बाजार में। मैं समझता हूं कि ये 2 काम बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, कोशिश ये हो रही है कि ऑनलाइन सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं। अधिकांश सर्विसेज हम लोग पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत या बाकी सर्विसेज भी ऑनलाइन करते जा रहे हैं ताकि सामान्य नागरिक की परेशानी दूर हो सके। इसमें भी आप जागरूक होइए। आप देखिए पानी समितियों का दायित्व क्या है। जल शक्ति विभाग के लोगों से मेरा निवेदन होगा कि पंचायत के लोग ये जान सकें कि जब हर घर से नल से जल दे दिया जाएगा तो संचालन इसका पंचायतों को ही करना, इन पानी समितियों को ही करना। सोर्स की सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, जितनी मात्रा में पानी मिलना चाहिए वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यही इस अभियान का काम है। मेरा निवेदन होगा कि इस पर जरा ज़्यादा बल दिया जाए। अब कृषि विभाग के लोग हैं, हार्टिकल्चर के लोग हैं, एनिमल हस्बेंड्री और बाकी एलाइड डिपार्टमेंट के लोग, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जरा ये इंश्योर करिए। सामान्य तौर पर केसीसी का मतलब हम सब ये समझ लिए हैं कि जिसके पास खेत है उसे किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाना चाहिए। अब पिछले 2 वर्षों से प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के लिए जो डेयरी चलाते हैं, जो फिशरीज करते हैं, जो सीप हस्बेंड्री में लगे हैं, इनको भी केसीसी बिना किसी खेत के, जिनके पास कोई खेत नहीं है, उनको भी 1,60,000 तक की राशि केसीसी के माध्यम से मिल सकती है। अब पशु महंगे हो गए हैं, गाय महंगी हो गई, सीप भी महंगी हो गई, उनका बीमा अनिवार्य रूप से हो जाए। एक मांग उठी थी कि हमारे यहाँ सब सेंटर खोल दिया जाए। अभी मोबाइल वैन पशुओं के इलाज के लिए भी 15 कश्मीर के लिए और 15 जम्मू के लिए भारत सरकार ने ही दिया, वो प्रारंभ हो गया। इसकी संख्या और बढ़ने वाली। तो अब यहाँ एक बना दीजिए कोई सब सेंटर, ना वहाँ पता चला कि एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर है, न कोई कर्मचारी है, वो केवल एक बिल्डिंग बन करके रह जाएगी। तो ये व्यवस्था हम सब कर रहे हैं कि अब जब आप चाहेंगे अपने पशु के लिए उसका वैक्सीनेशन कराना हो, उसका इलाज कराना हो, तो ये जो
15 सचल वाहन बनाए गए हैं, ये आपकी सेवा में हाजिर रहें। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इनका सैचुरेशन मोटे तौर पर हम लोग कहते हैं कि हो गया है, सच है, लेकिन इंश्योर ये करना चाहिए कि हो गया है कि नहीं हो गया है। और प्ले फील्ड सामान्य रूप से हर पंचायत में है, ऐसी पंचायत छोड़ करके जहां ज़मीन नहीं है, इसको भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोग खेलें। VLW और पटवारी साहब लोग भी, उनके लिए तारीख और समय मुकर्रर है, उनका नाम लिखा है कि नहीं, मोबाइल नंबर लिखा है कि नहीं, और केवल लिखा है कि सही मायने में आते हैं, ये भी ज़रा विजिटिंग ऑफिसर साहब लोग इसको इंश्योर करें और इसकी रिपोर्ट देंगे। तो इसलिए नहीं कि किसी को दंडित करना है, इसलिए कि कैसे और व्यवस्था को बेहतर किया जाए कि लोगों के यहाँ ये सुविधाएं पहुँच सकें। अमृत सरोवर में जो तालाब बने हैं, किस तरह के बने हैं, इसका मुआयना करने में कोई दिक्कत नहीं है। गांव सभा की खुली बैठक, और अधिकारी के नाते नहीं बल्कि गांव सभा के एक सदस्य के नाते लोगों के साथ बैठना, समझना, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसे समझाना, ये ऐसे काम हैं जिनको हम करेंगे तो मैं मानता हूं कि स्थिति में काफ़ी बदलाव लाया जा सकता है। कुछ छोटी मोटी बातें और करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। मेरे पूर्व कई साथियों ने कई बातें कही हैं। मोबाइल टावर की डिमांड मोटे तौर पर हर बॉर्डर एरिया में है। पहले ये मुमकिन नहीं था, अब भारत सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि बॉर्डर एरिया में भी मोबाइल टावर भारत सरकार का मंत्रालय, जो दूरसंचार का मंत्रालय है, वो लगाएगा। उसकी योजना भी बन गई है, भारत सरकार ने पैसा भी BSNL को दे दिया, और BSNL भी 4G सेवाएं दे रहा है। BSNL ने उन पंचायतों की सूची बना ली है। मैं DC साहिबा से अनुरोध करूंगा कि उस सूची को एक बार अपने ऑफिस में मंगा करके देख लें। मुझे ठीक याद नहीं है, शायद 32 नए टावर जम्मू जिले में लगने हैं, हो सकता है 27 हो या 36 हो, मुझे ठीक याद नहीं है। मुझे एक दिन मिलने आए थे वो। प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है। अब यहाँ के जो लैंड लॉज थे वो बड़े रिग्रेसिव थे। यहाँ कोई व्यवस्था भी रेवेन्यू कानून में नहीं है कि गरीब आदमी को घर बनाने के लिए कोई जगह दी जा सके। वो कानून बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही ये व्यवस्था हम बना लेंगे कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें ज़मीन दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सके। ऐसे ही बाहर से हमारे कुछ साथी आए, मैं कहूँ कि सीधे अब कहूँ कि पाकिस्तान से आए। 47 में जो लोग आए उनको एक हक मिल गया। 65 और 71 के बाद जो लोग बसे, उनकी कठिनाई से हम सब परिचित हैं, हमारे ध्यान में है। उसका जल्द हल निकले, इसकी कोशिश की जा रही। लेकिन एक बात मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि आज मैं कह के जा रहा हूँ तो अब 10 दिन बाद शुरू मत कर दीजिए कि कह के गए थे जी साहब, अभी हुआ नहीं। ये ऐसे काम हैं जिसमें फैसले सोच समझ के लिए जाते हैं और जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब मैं अगर खुल करके कहूँ तो अभी भी भारत सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि देश की संसद का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को आप सब जानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है। अब जो लोग वहाँ के हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, तो ये यूनाइटेड नेशंस में हम क्लेम करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी हम सुरक्षित रखे हुए हैं। जब वो आएंगे लौट करके तो उन्हें हम वापस दे देंगे। विदेश मंत्रालय के साथ भी हम सब इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, कोई रास्ता इसका बने। आपकी कठिनाई से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। पूरा प्रशासन ये चाहता है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका भी कोई अस्थायी समाधान करने में हम सब सफल होंगे। जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये हम देखें कि हर योजना का लाभ सामान्य आदमी को मिले।
कृषि में ढेर सारे इंटरवेंशन हम लोग करने जा रहे हैं, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए हम सब ने प्लान बनाया है, वो देश के किसी राज्य ने इससे बेहतर प्लान नहीं बनाया। अभी आने वाले 2-3 महीने में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग उससे जुड़िए। 13-14 लाख परिवार हैं जो कृषि से जुड़े हैं। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि इनकी आमदनी ही न बढ़ाए, इनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया जाए। सर्विसेज के बारे में रैपिड असेसमेंट सिस्टम है, कम लोग उस पर अपनी राय देते हैं। हम उसी से देख पाते हैं कि कौन सी सर्विस है जो जनता तक ठीक से पहुंच रही है। निसंकोच आप शिकायत करिए कि ये सर्विस ठीक, उससे कोई नहीं बुरा मानेंगे। हमें सुधार करने में आवश्यकता पूर्वक जो सुधार करना है वो करने में हमें मदद मिलेगी। और जो बॉटलनेक्स हैं किसी भी काम को करने में, मुझे लगता है कि उसे हम ठीक ढंग से देख पाएंगे। ये बैक टू विलेज बिना परिणाम के कार्यक्रमों की बजाय जनता की जरूरतों के मुताबिक बने। और आप देखिए 20,000 प्रोजेक्ट आज पूरे यूटी में चल रहे हैं जो आपने तय किए। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। अब मैंने कहा कि अपेक्षाएं हैं लोगों की कि हमारा और बढ़ा दिया जाए बजट। बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ के लोग रेवेन्यू जनरेशन भी यूटी का बढ़ाने लगें तो 1 पैसा इस बजट का ले करके किसी को नहीं जाना। अब मैं उस पानी का पैसा मिलना नहीं, भूषण जी आपके लिए मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स देने पर हम बवाल धरना देंगे। मीटर लगेगा तो कहेंगे साहब ये मीटर क्यों लग रहा है। साहब कोई कुबेर का खजाना थोड़े कि आप कुछ नहीं देंगे सब कुछ आपको दिया जाएगा। हमको सुविधाओं के लिए, सर्विसेज के लिए अगर अच्छी सर्विस हमको चाहिए तो जो समर्थ और सक्षम लोग हैं उन्हें भुगतान करना चाहिए। ये बात मैं समझ सकता हूं कि समाज का कोई बहुत उपेक्षित व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, तो उसे सरकार कोई सहायता करे। लेकिन जो सक्षम हैं, जो समर्थ हैं, वो भी सुविधाओं का भुगतान न करें तो ये व्यवस्था चल नहीं सकती। आपको मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बिजली देने के लिए 25,000 करोड़ भारत सरकार से कर्जा लिया गया। अब कर्जा नहीं मिलने वाला। बिजली की व्यवस्था भी हम लोग सुधार रहे हैं, जनरेशन भी बढ़ा रहे हैं, बिजली देना भी चाहते, लेकिन अब तो ये व्यवस्था लगानी ही पड़ेगी कि जो पैसा देगा उसे 24 घंटे बिजली मिलेगी, और जिस फीडर पर मीटर नहीं लगेगा उस पर बिजली नहीं दी जाएगी, नहीं तो ये व्यवस्था नहीं चल सकती। अब जो पैसा भुगतान करे वो क्यों सफ़र करे। मैंने पहले ही कहा कि गरीब आदमी की बात मुझे समझ में आती है कि उसके लिए सरकार, प्रशासन करे। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात पर उनका बराबर बल है, ये जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है इसे मजबूत किया जाए, और हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं कोशिश की गई है, बहुत कुछ बदला है, पेपरलेस, कैशलेस, फेसलेस व्यवस्था हो। और एक बात बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त, ये आदर्श स्थिति हो सकती है। अब करप्शन खत्म हो गया है या खत्म हो जाएगा ऐसा दावा मैं नहीं करता, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग से निश्चित रूप से ये कम हुआ है, आगे और कम होगा। नशा, मुझे लगता है कि पंचायत के सरपंच साहब को, पंच साहब को मालूम है कि नशा कौन करता है, उनको भी मालूम है कि कौन ले आता है, और यहाँ के SHO साहब को भी मालूम है कौन आदमी है जो ले आ करके ड्रग पेडलर का काम करता है, पहुँचाता है। इसमें सबका अपना अलग अलग काम। पुलिस और चुने हुए प्रतिनिधियों का काम ये है कि जो लेके आता है वो सप्लाई को बंद कर दिया जाए।
गांव में न आएगी तो मुझे लगता है 50% समस्या खत्म। जो बेचारे नशे के गिरफ्त में आ गए वो क्रिमिनल नहीं है, उनसे हमारी पूरी सहानुभूति। उनका इलाज कराना, उनको फिर से पुनर्स्थापित करना एक अच्छे जीवन के लिए, ये प्रशासन का दायित्व है। समाज कल्याण विभाग भी इस काम को कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बना रहा है। ऐसे लोग अगर वापस अच्छा जीवन बिताते हैं तो उनके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि उनके लिए एक विशेष योजना चला करके उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। लेकिन ये सबको मिल करके करना होगा, और मुझे लगता है कि अगर ये काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा जम्मू कश्मीर हम बना सकेंगे। ये जन केंद्रित विकास है, जिसे पीपुल सेंट्रिक डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है, और युवा बच्चे बच्चियां स्वरोजगार से जुड़ें, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग से जुड़ें। मुझे लगता है कि ये बड़ा आवश्यक है। मित्रों, 2-3 बातें मैं आपसे कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मैं उस आंकड़े में नहीं जाना चाहता। जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था अभी चल रही है, एक यहाँ कोशिश हो रही है, इस बात पर बार बार कुछ लोग बयान भी देते हैं, कुछ लोग बल भी देते हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। 30 साल पहले जो व्यवस्था चलती थी वो व्यवस्था उचित थी। मैं जब विचार करता हूं तो मुझे नहीं समझ में आता। आपको अगर समझ में आता जरूर मुझे लिखिए कि वो व्यवस्था सही थी, जब आधी सरकारी नौकरियां सिफारिश के आधार पर बैकडोर एंट्री के तौर पर दे दी जाती थी। आप खुद विचार करिए कि वो व्यवस्था सही थी, या ठेला लगाने वाले मजदूर की बेटी भी जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पा रही है पारदर्शिता के आधार पर। ये व्यवस्था थी, इस पर विचार करिए और लिखिए मुझे। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं है तो हम बदलने की कोशिश करें। क्या वो व्यवस्था ठीक थी कि 6 महीने विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं चलती थी? क्या वो व्यवस्था ठीक थी, बिजनेस बंद रहता था, पाकिस्तान से कॉल दी जाती थी और जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्से, जम्मू नहीं तो कश्मीर के अधिकांश हिस्से बंद रहते थे? अब इस तरह की व्यवस्था बदल गई है कि अब पाकिस्तान और बाहरी किसी के कॉल पर भी यहाँ बंद नहीं हो सकता। मुझे घटना याद आ रही, एक तालिबान का कमांडर था, बड़ा कुख्यात था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो अविवेकपूर्ण ढंग से हत्याएं करता था। स्कूल में बच्चों की हत्या कर देता था, अस्पताल में मरीजों की हत्या कर देता था, जनाजे में लोग जा रहे थे उसमें हत्या कर देता था। उसके एक साथी ने पूछा कि भाई ये कृत्य तुम क्यों करते हो? क्या तुम्हें भय नहीं लगता कि समाज में बदनामी होगी तुम्हारी, लोगों में गुस्सा और रोष आएगा, घृणा पैदा होगी? तो उसने एक बात कही, उसने कहा कि देखो भाई, हम स्कूल बना नहीं सकते, हम अस्पताल बना नहीं सकते, हम सड़क बना नहीं सकते, हम लोगों को बिजली दे नहीं सकते। हम एक ही काम कर सकते हैं कि लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो माध्यम हमारा क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी? पहले लोगों को इनसिक्योर करेंगे, और जब असुरक्षित महसूस करेंगे लोग, तब उनके दिल में और दिमाग में बात बैठ जाएगी कि जब तक तालिबान का शासन नहीं होगा तब तक पुलिस प्रशासन और यहाँ की आवाम शांति से नहीं रह सकती। ये भी एक कोशिश हो रही। वे लोग जो यहाँ अशांति के जिम्मेदार रहे, वो ये बात कहते हैं ये व्यवस्था ठीक नहीं, यहाँ के लोगों को फैसला करना है। क्या फिर से वो दिन आप देखना चाहते हैं वापस, कि पड़ोसी देश की ओर से आह्वान किया जाए और बजाना बंद हो जाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, सुरक्षा बलों के जवान मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, और मैं बड़े विश्वास से बात कहना चाहता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के एक समेकित योजना बनाकर
फोर्सेस के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अस्थाई शांति केवल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं ला सकती। चुने हुए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बाकी अंगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब सामान्य आदमी का भरोसा इसमें कायम होगा कि नहीं, न्याय हमें मिल सकता है, किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है, आम आदमी को भी प्रशासन मदद कर सकता है। अगर ये व्यवस्था हम बनाते हैं तो जिस तरह से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा काम होगा। और देखिए, आप पिछले दिनों में 2-3 कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहता हूं। तिरंगा यात्रा में पुलवामा में 10,000 लोग तिरंगा लेकर के चलेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे, इसकी कल्पना कभी किसी ने की थी? त्राल में 8,000 लोग तिरंगा लेकर के चलेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे, इसकी कल्पना किसी ने की थी? अनेक स्थानों का नाम मैं ले सकता हूं। गांधी जयंती का कार्यक्रम लगातार 20-22 दिनों तक पूरे जम्मू कश्मीर में। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, नेशनल एंथम का जो कंपटीशन हुआ, जम्मू से ज्यादा एंट्री कश्मीर डिवीजन की थी। ये तथ्य लोगों को जानने की जरूरत है। और अब कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं बाहर से आए हुए गरीब मजदूरों की नृशंस अनावश्यक हत्या करके माहौल बिगाड़ने की, या कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हैं जम्मू से गए हैं, इक्का दुक्का साफ टारगेट को मार करके उनकी हत्या करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, ये हमारे पड़ोसी की और उन लोगों की कोशिश है कि ऐसी कुछ घटनाएं करा करके लोगों के मन में ये विश्वास बैठाया जाए कि जो पहले वाली व्यवस्था थी वही व्यवस्था ठीक थी, हम इसे डिगने वाले नहीं। जो रास्ता हमने चुना है वो सही रास्ता है। भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश न रहे, इसकी हम अंतिम दम तक कोशिश करेंगे। जो भी नियुक्तियां हों पारदर्शिता के आधार पर हों, नौकरी बाजार में नहीं बिक सकती है, इसको हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। किसी की सिफारिश पर नौकरी नहीं मिल सकती। जिसमें योग्यता है, जिसमें क्षमता है, उसे नौकरी मिलेगी। इन व्यवस्थाओं को लागू करने में मैं जानता हूं कठिनाई, मैं जानता हूं कि परेशानियां हैं। जहां आवाम का सामान्य नागरिक महसूस कर रहा है कि व्यवस्था ठीक चल रही है, वहां 1,000-2,000 लोग जो लाभार्थी रहे इस व्यवस्था के, जिनके कहने पर पूरा प्रशासन चलता था, जिनके पास खाने के ठिकाने नहीं थे, जिन्होंने माल बना लिए हैं, ऐसे लोगों को दिक्कत है और वो दिक्कत रहेगी, ये नोट कर लें। ये रास्ता सही है, इस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपको कभी भी लगे कि रास्ता गलत है, निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। हम उसमें के नहीं हैं कि हमको कोई शर्मिंदगी होगी। अगर हम गलत कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि हमारी नीयत गलत नहीं है। आदमी से गलती होती है, मैं भी आदमी हूं, मैं गलत कर सकता हूं, लेकिन अगर आप सही रास्ता बताएंगे तो मैं आपको जिम्मेदारी से भरोसा देता हूं कि रास्ता बदलकर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने गिरवी रख लिया था यहाँ की पूरी ताकत को, वो चाहते हैं कि अभी भी उस व्यवस्था को चलाया जाए। मैं बहुत जोर दे करके और बड़े दृढ़ विश्वास से कहना चाहता हूं कि अब संभव नहीं है वो व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए और मनोज सिन्हा के यहाँ रहते हुए लागू हो। ये व्यवस्था हम नहीं लागू होने देंगे। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद करता हूँ। डीसी साहिबा से अनुरोध करता हूँ कि जो मुख्य बातें यहाँ कहीं कि मैं जानता हूँ कि सारी मांगें पूरी नहीं होंगी, और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपा करके फिर मत कहिएगा अगली बार कि साहब मैंने कहा था हुआ नहीं। जो यूटी बजट में संभव होगा, प्राथमिकता के आधार हर जिले की, हर क्षेत्र की प्रमुख मांगें इस बार हम सब बजट में शामिल करेंगे और उसे पूरा करेंगे। इतनी ही बात कहता हुआ मैं सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, अपने सभी अधिकारियों का और यहाँ के निवासियों का, खास तौर से नौजवान साथियों का और बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।